के एपिसोड में आपने देखा कि हम अलग अलग चुनावी क्षेत्र का विश्लेषण, उसके उम्मीदवार और उनकी चर्चाओं के बारे में हमने बात किया। आज 1 जून को 7वां चरण का चुनाव होगा और इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया का समाप्ति चरण भी है। ये देखा जाए तो पिछले 3 महीने से पूरे देश में चुनावी भागदौड़ मची हुई है। ये चुनावी भागदौड़ और चुनावी जोड़ घटाव जो पिछले 3 महीने में चली, उसका मुख्य सार बस ये कहा जाए तो वो ये था कि इस देश में 18वीं लोकसभा के गठन के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। उम्मीदवारों के चयन करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने बीते 3 महीने में तरह तरह के बात करते दिखे और वादे करते दिखे। देखा जाए तो इस 18वीं लोकसभा के गठन के लिए पूरे देश भर में प्रतिनिधियों का चुनाव कराया जाएगा और इस चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीते 16 अप्रैल को पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू किया। ये आदर्श आचार संहिता लागू इसलिए करवाया जाता है ताकि देश में चुनाव स्वतंत्र तरीके से और निष्पक्ष तरीके से हो, जिससे कि लोगों का आस्था इस लोकतंत्र में और इस चुनावी प्रक्रिया पे बना रहे। कुल मिलाकर के इस देश में 543 सीटों पर प्रतिनिधियों का चुनाव करवाया गया। इस चुनाव को कुल मिलाकर के 7 चरण में संपादित किया गया। अगर जो हम देखें तो 16 अप्रैल से लेकर के जब तक एक नई सरकार और एक नए प्रधानमंत्री देश को नहीं मिल जाते हैं, तब तक ये आचार संहिता लगा रहता है और लोग चुनाव में बिजी रहते हैं। देखा जाए तो हम लोग आज मुख्य रूप से इस मुद्दे पे बात करेंगे कि चुनाव तो बीत गया, लेकिन इस चुनाव में बातें क्या क्या हुई, कौन कौन से संगठन और पार्टियां जो थी वो प्रखर रूप से इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही थी। तो इस चुनाव के दौरान 2 गठबंधन दल प्रमुख रूप से आमने सामने नजर आए। एक इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसे कि इंडिया नाम से जानते हैं हम, इसका गठन हाल ही में हुआ है। यूँ कहे तो 2023 के जुलाई में इसका गठन हुआ। इस गठबंधन दल में कुल मिलाकर के 39 दल थे जो शामिल थे। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन दल था। एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसका संगठन या इस संगठन को 1998 में बनाया गया था। ये एक पुरानी गठबंधन दल है। तो देखेंगे कि इस चुनाव में 2 बिग अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारी पार्टियां इकट्ठी हुई और उन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया। आखिर अब हम ये देखेंगे कि इस चुनाव में इन दोनों गठबंधन दल के तरफ से क्या कुछ बोला गया। दोनों गठबंधन दल ने लोगों के लिए यानी कि वोटर और जनता के लिए अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कि देखेंगे कि इंडिया गठबंधन ने 76 पेजेस यानी 76 पेज का अपना घोषणा पत्र जारी किया। वहीं एनडीए ने 38 पेज का अपना घोषणा पत्र जारी किया। इन घोषणा पत्र में इंडिया गठबंधन के तरफ से तमाम तरीके के लंबे चौड़े वादों का बौछार किया गया, उसमें शामिल किया गया और उसके माध्यम से लोगों को अपने ओर आकर्षित किया गया। दूसरी ओर जो एनडीए गठबंधन दल था, चूँकि वो पिछले 2 बार के चुनाव में वो सत्ताधारी पार्टी भी और गठबंधन दल भी रही है, तो उसने अपने घोषणा पत्र में
उन चीज़ों का भी जिक्र किया जो कि पिछले 10 साल में उन्होंने किया है, और उसके बाद उन चीज़ों को भी शामिल किया जो कि वो अगले 5 साल में करेंगे। लेकिन क्या ये जो घोषणा पत्र की बातें जो होती है, क्या वो सभी बातें रैलियों में नज़र आती है? हम इसी पे बात करेंगे कि घोषणा पत्र से इतर या फिर उसी के कौन कौन से वैसी बातें, मुद्दे जो रैलियों में नज़र आई। हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया गठबंधन दल के बारे में। इंडिया गठबंधन दल के अगर जो कुछ प्रमुख नेताओं को अगर आप बोलते और चुनावी सभाओं में लोगों से कनेक्ट करते अगर जो देखे होंगे, तो उसमें राहुल गांधी प्रभावी रूप से नजर आए हैं। उसके बाद जो अलग अलग क्षेत्र और राज्य के नेता थे वो अपने राज्य में कमान संभाल रहे थे। तो जो इंडिया का घोषणा पत्र था या फिर जो उनके रैलियों में जो बातें बोली जा रही थी, उसमें से एक सबसे प्रमुख जो बात था वो था न्याय योजना। न्याय योजना का आप चर्चा हर जगह सुन रहे होंगे। इस न्याय योजना में क्या था? इस न्याय योजना में आप नेताओं को बोलते देख रहे होंगे कि हम युवाओं से न्याय करेंगे, युवाओं को न्याय देंगे, महिलाओं को न्याय देंगे, श्रमिकों को न्याय देंगे, किसानों को न्याय देंगे। ये क्या था न्याय? ये कौन सी न्याय है जो वो देना चाह रहे थे? तो इसमें वो बोलते भी नज़र आ रहे थे कि उन युवाओं, उन महिलाओं, उन किसान को हम वो न्याय देंगे जो कि एनडीए सरकार ने नहीं दिया है। यानी किसानों को खेती किसानी में मदद करेंगे, महिलाओं को आगे बढ़ने में ये मदद करेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे तथा श्रमिकों को भी रोज़गार देने का काम करेंगे। इसके बाद अगर जो इनके तरफ से उठाया गया मुद्दा जो है तो वो था जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसमें अगर हम देखेंगे तो फोकस्ड तरीके से इंडिया गठबंधन दल के तरफ से उन जाति वर्गों का बात किया गया है जिनकी की संख्या तो ज़्यादा है लेकिन उनकी उतनी भागीदारी नहीं है। आप रैलियों में ये सुन रहे होंगे कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव ये सब बात कर रहे होते हैं कि बताइए आपका इतना जनसंख्या है, उसके बाद आपको क्या मिला? अगर जो हम आएंगे तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे और उस जनगणना के आधार पे हम आपको इस देश में और इस देश के सिस्टम में आपको हम भागीदारी देंगे। दूसरा क्या था? दूसरा था अग्निवीर योजना। ये खास करके राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के तरफ से उन नए वोटरों को साधने का प्रयास किया गया या फिर उन युवाओं को साधने का प्रयास किया गया जो इस बार चुनाव में वोटर के तौर पे रहेंगे। अग्निवीर योजना आप जान रहे होंगे कि ये नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से लाया गया था, जिसमें कि युवाओं को 4 साल के लिए सेना में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नौकरी दिए जाने की बात की जाती है। इसमें राहुल गांधी और तमाम तरीके के तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव ये बोलते नज़र आए होंगे कि जैसे ही इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा उसके तुरंत बाद इस अग्निवीर योजना को कूड़े में डाल देंगे। दूसरा जो है और अगला जो मुद्दा जो चुनाव में नज़र आया वो था महिलाओं को लेकर के। महिलाओं को समर्थन पाने के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहा गया कि हर गरीब घर की एक महिलाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा, जिससे कि वो अपनी समृद्धि और वो अपना काम कर सके। ये महिला जो कि 50% आबादी है, उस आबादी को वोट बैंक के रूप में यूज़ करने के लिए या फिर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये कार्ड खेला गया था। और ये तमाम बातें हैं जो आपको रैलियों में मिल जाएंगी। दूसरा था
कि हर बेरोजगार युवा को महीने का 8,500 रुपया दिया जाएगा। अब देख रहे होंगे कि पिछले इन 3 महीनों में बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा था विपक्ष के तरफ से। उस मुद्दे के आधार पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तरीके के वादे और बातें चुनाव में की जा रही थी। ठीक इसी तरीके से आगे एक और वादा किया जा रहा था कि 25 लाख तक का मुफ्त चिकित्सा भी दी जाएगी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो। आप इस दौरान आप देखे होंगे कि ये जो पैसे देंगे, नौकरी आएगा, युवाओं को समृद्ध करेंगे, किसानों को समृद्ध करेंगे, इसे प्रभावी लाने के लिए और प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने खटाखट, टकाटक, ये सब बात आप उनके भाषणों में सुन रहे होंगे। हर लोग आपको खटाखट, टकाटक, ये प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये सभी लोग आपको रैलियों में खटाखट और टकाटक करते नज़र आ जाते। अब देखते हैं कि एनडीए गठबंधन दल के तरफ से रैलियों में किन बातों और वादों की बरसात की जा रही थी। एनडीए के नेता चुनावी रैलियों में क्या कुछ बोल रहे थे। तो आप अगर जो एनडीए गठबंधन दल के नेताओं के बारे में बात करें कि जो रैलियों में नज़र आए, तो उसमें से प्रमुख रूप से नरेंद्र मोदी ही नज़र आए थे। उनका प्रभाव इतना ज़बरदस्त रहा कि लगभग 543 सीट पर अगर जो एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही थी, तो उन सभी सीटों के सभी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नाम पे ही वोट मांग रहे थे। और नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में किन बातों का चर्चा कर रहे थे। तो आप अगर जो नरेंद्र मोदी के रैलियों की बातों की अगर जो तहकीकात करें, तो उन रैलियों में 1-2 काम भी गिनवाया गया जो कि पिछले 10 साल में किए हैं। जैसे कि राम मंदिर बनाया गया, जैसे कि 370 हटाया गया। इन चीज़ों को प्रभावी तरीके से भुनाने का प्रयास किया गया। हालांकि जो घोषणा पत्र में जो बातें एनडीए गठबंधन की तरफ से लिखी गई थी, वो बातें और वादे कम ही नज़र आई। आप देख रहे होंगे कि पिछले 3 महीने में चुनाव का मुख्य मुद्दा ये रहा कि किसी भी तरीके से ज़्यादा वोटरों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। क्या वादा कर रहे हैं, क्या विज़न है, इसको पूरे चुनाव और चुनावी रैलियों में कम ही जगह दिया गया। हालांकि एनडीए पिछले 10 सालों की सत्ताधारी पार्टी भी रही है। ऐसे में उसका एक ये काम बनता था कि वो अपने किए गए कार्यों को बताए, और वो किए गए कार्य इन रैलियों में आंशिक रूप से नजर आई। देखेंगे तो इसमें एक जो सबसे ज़बरदस्त और सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीके से चला, वो था मुफ्त राशन। आप ये लगभग बीजेपी के हर उम्मीदवार और हर नेताओं को ये बोलते सुन रहे होंगे कि हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, राम मंदिर बनवाया, कश्मीर से 370 हटाया। और अगर जो घोषणा पत्र में भी अगर जो बीजेपी को के देखेंगे, तो उसमें इस मुफ्त राशन योजना को आगे एक्सटेंड करके ले जाने का बात किया गया है। इनके घोषणा पत्र में अगर जो आप देखेंगे, तो उन तमाम तरीके के जो बातें 2019 तक में के चुनाव में किया गया था, उन्हीं बातों को एक्सटेंड बढ़ा करके आगे 2024 के बाद सरकार बनी तो किए जाने का वादा किया जा रहा था। इस चुनाव में एनडीए के तरफ से या फिर नरेंद्र मोदी के भाषणों में उस तरीके के वादों का बौछार देखने को नहीं मिला।
जो कि आप 2014 में देखे थे, उससे थोड़ा कम 2019 में देखे थे और सबसे कम आप 2024 में देखे होंगे। वादे आंशिक रूप से की गई। क्या वादे की गई? तो वादे ये थी कि हम आपको सुरक्षित रखेंगे, कांग्रेस से सुरक्षित रखेंगे, भ्रष्टाचारियों से सुरक्षित रखेंगे, लुटेरों से सुरक्षित रखेंगे। कई बार ज़्यादातर प्रधानमंत्री के भाषणों का हिस्सा यही रहा कि विपक्षी गठबंधन दल यानी इंडिया वालों ने क्या कुछ बोला है। जब आप देखे होंगे कि जिस समय राहुल गांधी ने सबकी हिस्सेदारी की बात करी थी, उसी के जवाब में प्रधानमंत्री कहते नजर आए थे कि राहुल गांधी या फिर इंडिया वाले अगर जो सरकार में आए तो वो आपके मंगलसूत्र को बेच देंगे, आपके घर के भैंस तक को बेच देंगे, या फिर आपके भैंस को किसी और को दे देंगे। उसके बाद कुछ हद तक इंटरव्यू वगैरह में एनडीए की तरफ से ये भी बोला गया कि इस देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा, विश्व स्तर पे नए रूप में स्थापित किया जाएगा। लेकिन शिक्षा और रोजगार की बातें कम ही हुई है। देखा जाए तो कुल मिलाकर के एनडीए गठबंधन के तरफ से कुछ पुरानी बातों का जिक्र किया गया और बहुत सारे तरीके का नए वादों को और अफवाहों को आकार दिए जाने का काम किया गया। एनडीए का कमज़ोर पॉइंट एक ये भी रहा कि वो पिछले 10 सालों से सरकार में थी। इस कारण से उन्हें वादा करते समय इन बातों का भी ख्याल रखना होता होगा कि वो क्या कुछ कर पाए हैं 10 सालों में। इस कारण से वो नए तरीके का या फिर हवाई वादे जो 2014 और 2019 में जो देखने को मिली, उससे वो लोग बचते रहे। कुल मिलाकर के ये 2 गठबंधन दल थे जो इस पूरे 3 महीने के चुनावी भाग दौड़ और चुनावी समर में प्रभावी रूप से या फिर मीडिया के मेन फ्रेम में रहे। इनकी बातें रही, इनकी वादें रही और इनकी कंट्रोवर्सी भी रही। 1 जून को 7वें चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। रिजल्ट 4 जून को प्रकाशित किया जाएगा। रिजल्ट आने के बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर किस गठबंधन दल ने कितने मजबूत तरीके से वोटरों पर अपनी पकड़ बनाई है और किन के वादों और बातों की मजबूती चुनावी मैदान में देखने को मिली है। शुक्रिया। जो हम आपको कहानी सुनाना चाह रहे थे इस पूरे चुनावी समर का, वो यहाँ तक था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। शुक्रिया।